इस नदी की धार से कोई ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका भाई विवेक पांडे प्रेप साथी पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम आ चुका है और यूपीएसआई सर पर है, इसके लिए आपकी कक्षाएं चाहिए, जिसलिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और लगातार आप लोगों को संध्या 8 बजे ऐसे ही क्लास मिल जाएगी और आप लोग इसको देख सकते हैं। ये कंटेंट वाली क्लास होगी और इसके एमसीक्यू की व्यवस्था मैं बहुत जल्द ही कर रहा हूं, आपको इसका एमसीक्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस क्लास में कंप्लीट मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा करके दे रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है संधि। यह आपके यूपीएसआई के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी में आप कोई भी एग्जाम देंगे, पेट के बाद आप जूनियर असिस्टेंट देंगे, लेखपाल देंगे, बीडीओ देंगे, यहाँ तक कि आप यूपीपीएससी के अंतर्गत अगर आप सीसैट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता है। साथ ही इसकी उपयोगिता केवल संधि पढ़ने में नहीं है। जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे होंगे तो आज आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे संधि एक अध्याय के रूप में आपको शब्द शुद्धि में भी मदद करती है। आप देखेंगे आज की क्लास में, हमारे साथ बने रहिएगा, इस पूरी क्लास का लुत्फ लेते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। गौर करिए कि जब संधि शब्द को तोड़ेंगे तो यह समधन धी से मिलकर के बना हुआ है। समधन धी से मिलकर के संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात जब इसे और खंडित करेंगे तो पता चलता है कि सम का अर्थ होता है पूर्णतया, सम का अर्थ होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात पूर्णतः धारण करना या मिलाना, इसका अर्थ हो जाएगा मिलाना। तो पूर्णतः धारण करना या मिलाना, इसी के साथ हम एक कंपैरिजन करेंगे संधि का समास के साथ कि समास और इसमें क्या अंतर है। तो मोटी मोटी बातों को समझते चलिएगा बहुत गौर से। देखिए, समास सम धन आस धन घई प्रत्यय के संयोग से समास का निर्माण हुआ है प्यारे। और आप देखेंगे तो संधि में भी उपसर्ग भी समझते चलिए। यहीं से अगर मैं बात करूं संधि में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है तो सम उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। समास में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है तो सम उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। समास में मूल शब्द है आस। क्या प्यारे? तो समास का जो मूल शब्द है वो है आस और इसमें अगर प्रत्यय पूछ ले तो इसमें कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है तो इसमें घई प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। यानी संधि शब्द से तात्पर्य है पूर्णतया मिलाना, यानी दो ध्वनियों या वर्णों को पूर्णतया मिलाना। अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दो ध्वनियों या वर्णों को पूर्णतया मिलाना। दो ध्वनियों या वर्णों को पूर्णतया मिलाना। तो ये है इसका शाब्दिक अर्थ, दो ध्वनियों या वर्णों को पूर्णतः मिलाना। संधि में हम अक्सर ध्यान देना होगा कि संधि किनके बीच होती है तो संधि हमेशा दो वर्णों के मध्य होती है। कहाँ होती है? तो संधि दो वर्णों के मध्य होगी। संधि कहाँ लागू होगी? तो दो वर्णों के मध्य संधि लागू होती है। संधि कहाँ लागू होती है? तो दो वर्णों के मध्य लागू होती है। ठीक इसी के साथ थोड़ा सा मैंने कहा ना कंपैरिजन फॉर्मेट में समझते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आपकी कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्लास है, जहां पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल समझेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। भाषा को लेकर के जितनी भी कमजोरी है सब दूर हो जाएगी। आप किसी भी माध्यम के पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, अंग्रेजी माध्यम के, हिंदी माध्यम के, आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, मैं इतना कह सकता हूं, ये दावा करता हूं। अच्छा, समास किन किन के बीच होता है? तो समास दो पदों के मध्य होता है। ठीक है, समास दो पदों के मध्य, जबकि संधि दो वर्णों के मध्य में होती है। समास दो पदों के मध्य में होता है। अच्छा, तो संधि का कार्य क्या है? संधि जो है मिलाने का काम करता है। संधि क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संधि का काम है दो वर्णों को
जोड़ना, जो दो निर्दिष्ट अक्षरों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब समास की बात करेंगे तो समास का काम होता है संक्षिप्तीकृत करना। क्या? समास का काम होता है संक्षिप्तीकरण का। समास क्या करता है? संक्षिप्तीकृत करने का कार्य करता है। जैसे एक बार परीक्षा में पूछ लिया संधि है, तो संधि क्या है? तो संधि क्या है पूछ लिया तो आपके सामने ऐसा विकल्प बना करके दे दिया कि भैया संधि क्या है। अब वहां बच्चे लगे परेशान होने की, सर ये सवाल तो जो है हिंदी का है लेकिन विकल्प कुछ गणित का दिख रहा है। ऐसा नहीं है। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, तो संधि जोड़ने का काम करती है। जबकि समास क्या करती है? संक्षिप्तीकृत करती है। समास क्या करती है? संक्षिप्तीकृत कर देती है, घटा देती है। ठीक है, समास संक्षिप्तीकृत करने का कार्य करती है। ठीक है, अब एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है कि संधि का विलोम क्या होता है, जो बहुत डीप क्वेश्चन समझिएगा। संधि का विलोम क्या हो सकता है? जब आप इसके शाब्दिक अर्थ को नहीं समझेंगे तो आप इसके उत्तरों पर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से काम कर लेना चाहिए। तो इसके उत्तर पर भी आपका पकड़ होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो आपने सुना कि संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, तो संधि क्या करेगा? तो अब उसके लिए थोड़ा सा समास की ओर मैं आपको ले चलूंगा ताकि आप तथ्यों को और उस तरीके से समझ पाएं जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए, चूंकि समास क्या कर रहा है? संक्षिप्तीकृत कर रहा है, और समास दो पदों के मध्य हो रहा है। तो इन दो पदों के मध्य होने वाली इस संक्रिया से समास का निर्माण हो रहा है। अब समझिए कि समास दो पदों का मेल है, और दो पदों के मेल से समास में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक समस्त पद का निर्माण कर रहे हैं। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? तो जब दो पदों का मेल होगा तो इसके बीच में विग्रह होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम समास का क्या करते हैं? तो समास का विग्रह करते हैं। यानी समास को तोड़ना क्या कहलाता है? तो समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तोड़ना विग्रह कहलाता है। इसलिए समास का जो विलोम आपके सामने निकल करके आएगा वो क्या आएगा? व्यास आएगा। समास का विलोम व्यास आएगा। व्यास मतलब फैलाना, विस्तीर्ण कर देना किसी चीज को। और जब संधि की बात करेंगे तो समास के लिए आपने तोड़ना सुना, अब संधि के लिए जब दो वर्णों के मध्य कोई चीज हो रही है, इसलिए इनके बीच में क्या प्रक्रिया लागू होती है? तो संधि के बीच में विच्छेदन प्रक्रिया लागू होती है। यानी संधि के बीच विच्छेद की प्रक्रिया लागू होती है। संधि विच्छेद किया जाता है, जबकि समास का विग्रह किया जाता है। दो पदों के मध्य विग्रह की प्रक्रिया और दो निर्दिष्ट अक्षरों के मध्य, दो वर्णों के मध्य विच्छेद की प्रक्रिया लागू होती है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? समास का विलोम विग्रह। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। लगातार आप कोई भी परीक्षा में उठा करके देख लीजिए, यहां से प्रश्न आता रहता है और आप इसको हल तभी कर पाएंगे जब आप इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। गौर करेंगे, इतना तथ्य मैं आपको समझा पाया हूंगा कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। समधि से सम का अर्थ पूर्णतया और धी का अर्थ धारण करने से है। जैसे जलधि, जल को धारण करने वाला, ठीक है, जलद जल को देने वाला, जलज जल में जन्म लेने वाला, अम्बु धन दा, अम्ब को जल को देने वाला, अम धन ज, अम्ब जल को में जन्म लेने वाला, अम्बुधि जल को धारण करने वाला। तो उसी प्रकार से जब धी है तो धारण करना है, तो पूर्णतः धारण करना, पूर्णतः मिलाना, यानी शाब्दिक अर्थ के रूप में दो वर्णों या ध्वनियों को पूर्णतः मिलाना संधि कहलाता है। जबकि समास सम धन आस धन घई प्रत्यय के संयोग से मिला है। सम उपसर्ग और घई प्रत्यय के संयोग से मूल शब्द आस के मिलने से समास शब्द का निर्माण हुआ है, जो बताता है कि दो पदों के बीच संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास है, जिसको तोड़ना विग्रह कहलाता है और जिसका विलोम व्यास है। इस प्रकार से आपने पूरी प्रक्रिया को समझा। यानी कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप यह जानते हैं कि संधि का वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दो ध्वनियों या वर्णों के
परस्पर विकार से दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर विकार से उत्पन्न शब्द, नहीं कह रहे हैं दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर संयोग से, परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को, परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को, उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहा जाता है। देखिए एकदम हड़बड़ाइए मत, जल्दीबाजी मत करिए, इत्मीनान से मेरे साथ आप 1.5-2 घंटे तक बने रहिए, संधि का भूत भाग जाएगा। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यकीन मानिए कि आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसके प्रश्न गलत कर जाएं। हाँ, 1.5-2 घंटे आपको आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए जहां पर भी आप हैं और जुड़ करके चुपचाप पढ़ते रहिए। बीच में कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी बीच में उठना नहीं है। क्लास को स्टार्ट किया है तो खत्म करके जाना है। ये पूरी प्रक्रिया थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट करते चले अगर मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा होगा, आप जुड़ पाएंगे। प्रक्रिया क्या कहती है सर? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उत्पन्न ध्वनि विकार को ही संधि कहा जाता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, दो निर्दिष्ट अक्षरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को, एक आप इसके लिए और परिभाषा लिख सकते हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के ध्वनि विकार से उत्पन्न दो निर्दिष्ट अक्षरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ये तो रही परिभाषा। अब आपसे परिभाषा थोड़ी ना पूछेगा, आप इस परिभाषा का एप्लीकेशन समझिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको अगर कठिन लग रहे हो तो सरल भाषा में समझ लीजिए। निर्दिष्ट मतलब होता है पास पास, परस्पर मतलब होता है आपस में, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपसे कहा निधन छल विद्याधन आलय, सटधन आनंद। अब आप देखिए कि जब संधि की प्रक्रिया लागू होती है तो होती कैसे है। अब सबसे पहले तो समझिए कि यहां जो प्रक्रिया होगी वो विसर्ग और छ के मध्य होगी। यहां जो प्रक्रिया होगी निर्दिष्ट अक्षरों के मध्य, ये निर्दिष्ट अक्षर हैं। जो भी प्रक्रिया होगी वो द्या और आ के मध्य होगी। बाकी चीजों को हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है। जो भी प्रक्रिया होगी वो यहाँ ट और इस आ के मध्य होगी। बाकी चीजों को हमें जरा सा भी हाथ नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो संधि की प्रक्रिया है यह दो निर्दिष्ट अक्षरों के मध्य लागू होती है। लेकिन अभी भी आपको एक चीज पर और ध्यान देना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। इसके 3 भेद बताए जाते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
और इस स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। अभी हम वहां पर उतरे नहीं हैं, हम वहां पर उतरेंगे तो इसकी बात कर लेंगे, लेकिन लगे हाथ में बता ही देता हूं आपको, इन भेदों की भी चर्चा कर देता हूं। अभी मुझे इस पर बहुत डीपली बात करनी है। एक है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद हैं स्वर के, हम यहां पर भी उतरेंगे। अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि आपको गौर से देखनी है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ये संधि पढ़ रहे हैं तो इसी दौरान हम शब्द शुद्धि पर भी ध्यान देते चलेंगे। मैं बिल्कुल आपका ध्यान शब्द की ओर भी आकर्षित करूंगा कि किसी शब्द को आप जब गलत लिखते हैं तो वहां पर ये नियम आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इन नियमों के बिना आप प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जब आपके सामने कोई भी ऐसे दे दिया जाए संधि करने के लिए, तो सबसे पहली शर्त होती है कि क्या आप पहचान पाएंगे कि उसमें विसर्ग संधि है, कि उसमें व्यंजन संधि है, कि उसमें स्वर संधि है। सबसे पहली शर्त तो यही होती है। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी रखा हूं। जैसे आपके यहाँ परीक्षा में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये यूपी पेट का एक क्वेश्चन है कि धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। यानी जो आपको पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में जब आप उतरेंगे तो कैसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, संधि से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का बना कि कोई शब्द दे देगा और उस शब्द का खंडन करना आना चाहिए, यानी शब्द को तोड़ना आना चाहिए सही रूप में, कि टूटेगा कैसे, है ना। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर वही चीज है कि महर्षि में सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो शब्द को तोड़ना आना चाहिए, फिर आपने वही पढ़ा कि तोड़ना आना चाहिए, यानी कि उसके विच्छेद की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। विच्छेद प्रक्रिया पर आपकी नजर ठीक ठीक होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए। और देखिए, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो इसका संधि विच्छेद का चयन करिए, 4 दिया हुआ है। फिर वही चीज, विच्छेद प्रक्रिया पर आपका बहुत विशेष बल होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये सब अभी पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संधि का कौन सा युग्म गलत है, तो अब यहां पर भी गलत युग्म पकड़ने के लिए आपकी जानकारी कैसी होनी चाहिए। देखिए, अनुदित, अवनींद्र, श्रद्धानंद, भूर्धा। तो अब यहां पर देखिए कैसे आप, फिर वही चीज है ना कि विच्छेद प्रक्रिया पर आपका ध्यान है कि नहीं, क्या आप विच्छेद प्रक्रिया पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। अगर विच्छेद प्रक्रिया कमजोर रही तो फिर माफ करिएगा, उत्तर नहीं निकलेगा। लगातार मैं यही दिखाना चाहता हूं। देखिए, अंतर विरोध, सबसे पहले तो आपको अंतर विरोध शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए। कई बार हमारे विद्यार्थी इस तरीके की गलती कर बैठते हैं कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कोई उड़ंकू र लगा हुआ वर्ण, तो आप वहां गलती कर जाते हैं। तो मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा कि जहां कहीं भी र का उच्चारण होता है उसके ठीक बाद वाले वर्ण पर र लगता है। जैसे आशीर्वाद, है ना, यहीं पर मैं ये प्रक्रिया आपको समझा ही देता हूं। जैसे आशीर आया तो जहां आया उसके ठीक बाद लगेगा, है ना। जैसे आशीर्वचन, तो आशीर तो वचन, ऐसे लगेगा, जहां पर आया है उसके ठीक बाद वाले पर लगेगा। जैसे अंतर विरोध, अंतर, यहां पर आया है तो यहां पर लगा है। ये प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, इससे काम हो जाएगा। बाकी जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें र बनाने की एक प्रक्रिया है, हम वहां इसे बहुत अच्छे से सीख लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें संधि कौन सी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अयादि है, विसर्ग है, पूर्व रूप संधि है, हल संधि है। भाई बहुत सारे बच्चों ने तो ये नाम ही नहीं सुने होंगे कि हल संधि क्या है, पूर्व रूप संधि क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उन लोग इसका नाम सुने। अभी हम पढ़ेंगे इसको तो समझाएंगे। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। यानी कि अभी हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे कौन कौन सी संधि लागू हो रही है। आइए देखिएगा, हम कैसे पहचानते हैं कि किसी जगह पर कब कौन सी संधि लागू हो रही है। जैसे कहां पर हमें पता चल रहा है कि स्वर संधि है, तो जैसे स्वर संधि हमें कैसे पता चलेगी कि साहब यहां पर स्वर संधि लगी है। कैसे पता चलेगा कि साहब यहां पर व्यंजन संधि लगा हुआ है। कैसे पता चलेगा कि साहब यहां पर विसर्ग संधि लगी हुई है। ये प्रक्रिया कैसे आएगी सर, हम समझाते हैं कैसे आएगी। आइए, बहुत आसान, बड़ी सरल प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा।
जब बात हो रही है स्वर संधि की तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा विद्याधन आलय, है ना, मैंने आपसे कहा कि जैसे रामधन अयन ही कर लीजिए, रामधन अयन आई। अब जब संधि होगी तो मैं इतना तो समझा चुका हूं कि इस म और अ के मध्य संधि होगी, ये पक्की बात है, इसको लेकर के कोई मतभेद नहीं है ना। तो मैं 1 मिनट के लिए अगर इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में परिवर्तित करूं और आपसे ये कहूं कि मान लीजिए कि यहां पर 1 + 2 + 3 ये एक शब्द है आपका, और यह फिर से जुड़ रहा है किसी 1 + 2 + 3 के लिए, मान लीजिए ये ऐसे ही जुड़ रहा है 1 + 2 + 3 के लिए। तो अब ये जो है जब संधि होगी तो किसके किसके बीच होगी, तो 3 + 1 के बीच में ही संधि होगी। ये गौर करिएगा कि जब संधि होगी तो कहाँ होगी, 3 + 1 के बीच में, यानी कि इस म और अ के बीच में। अब जब भी ऐसी कोई प्रक्रिया आएगी तो मैं आपको समझाने के लिए 3 + 1 बोलूंगा, तो क्या आप ये बात समझ जाएंगे तुरंत ना कि 3 + 1 कहने से क्या तात्पर्य है मेरा। तो बस इसी को लेकर के अब और आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए 3 + 1 यानी कि स्वर संधि होने के लिए ये 3 भी स्वर होना चाहिए और ये 1 भी स्वर होना चाहिए, यानी एक स्वर के साथ जब एक स्वर का संयोग होता है तब प्यारे भाई स्वर संधि लगती है। बात समझ में आ रहा है सभी भाई बहनों को कि भैया स्वर संधि कब लगती है, जब स्वर के साथ स्वर का संयोग हो तब स्वर संधि लागू होती है। बहुत आसान है, जैसे इस रामायण में इसमें बनेगा क्या हमें ये नहीं पता, थोड़ी देर के लिए ये मत सोचिए कि क्या बनेगा, जो बनेगा देख लेंगे, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, जो भी बनना हो बने। अभी तो हमने ये पढ़ाया ही नहीं कि क्या बनेगा, हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि क्या बनेगा, बट हमें ये सोचने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमें नहीं सोचना है, हमें बस इतना पता करना है कि ये स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। तो इतना पता चल गया ना कि सर यहां पर स्वर संधि लगेगी, ये तो पक्का हो गया है। इतना तो अब हम आसानी से पकड़ लेंगे कि कब स्वर संधि लग रही है। जैसे यहीं पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, रामधन अवतार, तो यहां पर कौन सी संधि लागू हो रही है मुझे बताइएगा। क्या बनाना है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जानना ही नहीं है क्या बनेगा, जो बनना होगा बने, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो जितना पूछें केवल उतने का जवाब देना है कि रामधन अवतार क्या बनेगा, प्लीज बताइए। ऐसे ही देख लीजिए व्यंजन संधि में, तो जब 3 + 1 में जब 3 क्या हो जाए, 3 आपका व्यंजन हो जाए, पक्का पक्का इसको तो व्यंजन होना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो 1 है ये स्वर हो जाए तब भी और ये व्यंजन हो जाए तब भी, दोनों ही दशाओं में यह क्या निर्मित करेगा, दोनों ही दशाओं में यह व्यंजन संधि निर्मित करेगा। क्या निर्मित करेगा, दोनों ही दशाओं में इसने व्यंजन संधि का निर्माण किया है। क्या व्यंजन के साथ चाहे स्वर मिल जाए चाहे व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाए, दोनों ही परिस्थिति में व्यंजन संधि का निर्माण होगा। बताना चाहेंगे कि इसी व्यंजन को हम हल भी कहते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर आपने सवाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि देखिए यहां एक सवाल था जहां पर ऐसा कहा गया है, ये देखिए कि हल संधि। अब हल संधि का केवल और केवल इतना मतलब है कि व्यंजन संधि लागू होगी क्या, इतना बता दीजिए। देखिए एक इस टाइप का सवाल है जहां पर आपको केवल यह बताना था कि संधि कौन सी लागू होगी, है ना, संधि कौन सी लागू होगी, अयादि होगा, विसर्ग होगा। अब अयादि का मतलब स्वर के अंतर्गत आने वाला जो 5 रूप आपको मैंने बताया उसके अंतर्गत अयादि संधि, जहां पर दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि आता है। अब आ जाइए विसर्ग संधि, तो विसर्ग लगा होगा तो विसर्ग संधि। अब लगा नहीं है तो तोड़िए ना, तोड़ के सीखना पड़ेगा आपको, मैं सिखाऊंगा, अभी आगे चलेंगे हम लोग। फिर पूर्व रूप है या हल है, तो एक शब्द आपको जो परेशान कर रहा था यहां से इतना तो पता चला कि ये हल कुछ और नहीं, ये हमारा भाई साहब क्या है, ये व्यंजन संधि ही है और कुछ नहीं है। तो अब आपको एक बात पता चल गई कि व्यंजन संधि का निर्माण कब होता है, तो एक प्रक्रिया क्लियर हुई कि हाँ भाई साहब व्यंजन संधि कब होती है, तो जब व्यंजन के साथ या तो स्वर या तो व्यंजन कुछ भी आ जाए तो व्यंजन संधि होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि व्यंजन संधि क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा
अब आपको दिखाई पड़ा कि हाँ सर यहाँ पर ये जो त है ये तो एक व्यंजन है, यहाँ पर ये जो त है ये तो एक व्यंजन है। क्यों सर? क्योंकि ये तो हलंत लगा हुआ है सर, हलंत लगा है तो व्यंजन है। अब जरा सा स्वर व्यंजन वाली कहानी भी मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट के लिए जरा कायदे से समझ लीजिए। ये भी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा गुरुजी, मामला गड़बड़ा जाएगा। आइए, जब मैं पूर्णतः व्यंजन होने की आपसे बात करूं तो व्यंजन होने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है सर? व्यंजन होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमने सूत्र पढ़ा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्णों को, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्णों को, सहायता से उच्चरित होने वाले वर्णों को वर्णों या अक्षरों को व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हुआ कि व्यंजन दरअसल वास्तव में क्या होते हैं। इतना क्लियर होने के बाद अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए। जैसे यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो है आपके पूर्णतः व्यंजन है। क्या है? पूर्णतः व्यंजन है। अभी ये स्वर सम्मिलित नहीं है, अभी इनको हम अनुच्चरित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनको अभी हम अनुच्चरित व्यंजन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? तो अभी इन्हें हम अनुच्चरित व्यंजन के नाम से जानते हैं। यही हमारे क्या हैं अभी फिलहाल के लिए? अनुच्चरित व्यंजन है। क्या है प्यारे? तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारे अनुच्चरित व्यंजन हैं। और जब हम इन अनुच्चरित व्यंजन में क्या कर देंगे? एक स्वर मिला देंगे। जैसे ही हमने इसमें स्वर मिला दिया, देखिए जैसे ही हमने इसमें स्वर मिला दिया तो स्वर मिलाने के बाद ये जो प्रक्रिया है क, ख, ग, घ और अंगा बनने की, ये प्रक्रिया खत्म हो गई। यानी कि कुल जमा बात ये रही कि देखिए अभी ये अनुच्चरित है, इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे हमने पूरा साउंड लिया ही नहीं है, पूरा साउंड बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी उसमें हल लगा हुआ है, हल चिन्ह लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा होने का तात्पर्य यही है कि अभी उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। जब स्वर सम्मिलित ही नहीं है तो हम उसको स्वरों के साथ उच्चरित कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसे पूरा बोलने के लिए स्वर का सम्मिलन आवश्यक है। जब उसमें हलंत लगा है, यानी कि जैसे अगर यहां पर हमको कुछ मिलेगा पूर्णतः व्यंजन, तब तो ता में हलंत लगा था, पूर्णतः व्यंजन था। अब हमको बाद में पता चला कि गुरुजी या तो इधर स्वर आ जाए तब भी चलेगा और या तो इधर व्यंजन आ जाए तब भी चलेगा, और दोनों परिस्थितियों में चलेगा, यानी कि ये व्यंजन संधि लागू होती है। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? स्वर व्यंजन का पूरा मामला क्लियर हो गया। अनुच्चरित व्यंजन और कंप्लीट व्यंजन बनने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गई। फिर इधर से आपको यह प्रोसेस क्लियर हो गया। विसर्ग संधि का भी नियम बड़ा क्लियर है कि अगर विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आ जाए और या तो कोई व्यंजन आ जाए तो ऐसी दशा में विसर्ग संधि का निर्माण होता है। क्लियर है, एकदम क्लियर फंडा है सर कि विसर्ग संधि कब बनेगा? विसर्ग संधि बनने के लिए विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, तपह धनवन। आपने देखा कि ये जो परिवर्तन है ये विसर्ग और स्वर या व्यंजन किसी के आधार पर हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपने बता दिया कि यहाँ विसर्ग संधि लागू होगी सर। यहाँ पर आपने बता दिया कि यहाँ व्यंजन संधि लागू होगी। यहाँ पर भी आपने तोड़ लिया। देखिए म और आ के साथ जो सम्मिलन होगा, इस सम्मिलन को ही हम स्वर संधि का आधार मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अभी आपने इतना सीख लिया कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। आप लोगों ने क्लियरली, अब आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि भैया फलाने में कौन सी संधि लग रही है, तो आपको यही प्रक्रिया देख करके ये क्लियर कर देना है कि इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। क्लियर है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रक्रिया आपकी पूर्णतः क्लियर हुई, एकदम समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इब्बट नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
अब आइए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के क्षेत्र में आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पहले से पढ़ चुके होंगे। अन्य अन्य मंचों पे मैं लगातार पढ़ाता आया हूं, सभी बड़े मंचों पर लगभग हमने पढ़ा ही लिया है। आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं इसके पहले देखा ही होगा। अब आपको ये जो मंच दिख रहा है ये आपके लिए बनाया गया प्रेप साथी नाम का एक मंच है, जो आप सभी की मदद के लिए हिंदी जिस भी परीक्षा में आती है, जहां जहां भी आती है, उन सभी को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। चाहे वह यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मतलब कोई भी XYZ कुछ भी, है ना। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी लगातार मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर भी जो हिंदी आती है उसमें भी मैं आपके साथ रहूंगा। UGC नेट JRF के क्षेत्र में मैं आपके साथ रहूंगा। UPSC और UPPSC के लिए लगातार आप मुझे देख ही रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से तो आप UPPSC और UPSC में ही देख रहे हैं, तो वहां पर भी मैं आपको मिलूंगा। हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेकर के UPSC में मिलूंगा और UPPSC में मैं आपको सामान्य हिंदी और आलेखन और निबंध के क्षेत्र में आपसे चर्चा करता हुआ दिखूंगा। RO की पूरी मुख्य परीक्षा मेरे ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी आपको आगे लेके जाने की, वहां मैं आपको दिखूंगा ही दिखूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना परिवार है, इसे जितना बड़ा बना सकते हैं बनाइए। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी देते हुए मैं बस पढ़ाने का काम करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं इस बाजार से हट करके आप लोगों के लिए जो भी कर सकूं जरूर करूं। आइए, स्वागत है। आपको मैं समझा पाया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है, ये पूरी प्रक्रिया आपने सीखी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो मैं उल्टा पढ़ाता हूं। चाहे आप मुझसे समास पढ़ लीजिए, मैं बहुब्रीहि समास से पहले बात करना शुरू करूंगा और जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो भी मैं उल्टा बात करूंगा। मैं पहले विसर्ग संधि पर आऊंगा, फिर व्यंजन पर आऊंगा, फिर स्वर संधि पर सबसे लास्ट में बात करूंगा। आइए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं। आइए, विसर्ग संधि। ऐसे ही सुंदर सा हैंडराइटिंग के साथ सुंदर सी कॉपी तैयार करनी है आपको। मेरी हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगी। ये जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये सबका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजिए, विवेक सर ऑफिशियल सर्च कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम दिख जाएगा। 1000-1200 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। अभी बिल्कुल नया स्टार्ट किया गया है, सारी चीज़ों की शुरुआत है। आप लोग सहायता करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। अच्छा, अगर आप फिर भी ना खोज पाइए, सर्च ना कर पाइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, जैसे वीडियो के किनारे में एक एरो टाइप का बन के आ रहा होगा, उसको टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। वहाँ पर हमारा टेलीग्राम, हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर और जो है हमारा इंस्टाग्राम ID सब कुछ होगा, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। टेलीफोनिक वार्ता नहीं हो पाएगी क्योंकि लगातार दिन भर कक्षाएं रहती है। व्हाट्सएप करेंगे, आपका जवाब जरूर मिलेगा। आइए, विसर्ग संधि। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आ जाता है तो दोनों के आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि इसमें जो संधि लागू होगी वो विसर्ग संधि लागू होगी। अब हमको यह सीखना है कि कैसे संधि में परिवर्तन होते हैं, किसी चीज का क्या बन जाएगा, यह कैसे डिसाइड होगा, तो ये यहीं से डिसाइड होगा। अब इसी की प्रक्रिया में हम उतरने चल रहे हैं। देखिए, विसर्ग के साथ जब परिवर्तन होगा, उसके स्वर या व्यंजन आने पर, मैं इसको SV लिख दे रहा हूं तो आप इससे समझिएगा, स्वर या व्यंजन आने की जो प्रक्रिया है, या फिर हिंदी की बेला है भैया तो हिंदी में लिखा जाए ना, हाँ नहीं, अब देखा भैया ए लिख दिया या गुरु लिख दे कि अब देखा भैया, आप देखो ये जो विसर्ग है ये कैसे बदलेगा। विसर्ग का परिवर्तन गुरुजी हो जाएगा तालव्य शाह में। गुरुजी जब ये तालव्य शाह आधा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हमको तो पता ही नहीं है। हमारे यहाँ कौन कौन से शाह होते हैं, तो एक तालव्य शाह होता है, एक मूर्धन्य शाह होता है, एक दंत शाह होता है, 3 शाह होता है। सब पढ़ाए बताए हैं, भला सब जानत हुई हो। अब देखो ये जो तीनों शाह है, ये तीनों के लिए सूत्र होते भैया, संस्कृत में के लिए सूत्र बना है। कैसे बना है, माहेश्वर सूत्र जानत हुई हो, माहेश्वर सूत्र जानत है ना भाई, है
माहेश्वर सूत्र का होता है पता है? नहीं पता बा? देखा माहेश्वर सूत्र आई उरी रिली के होंगे वो छबरट लड़ यमंगलम जबई गड्डस जब गड्डस खबर चटत चटताओ कपई सट सर हल। एक कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसी के अंतिम वर्णों को काट देने पर ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इत संज्ञा होती है और यहीं से सूत्र निर्मित होते हैं। सूत्र पूरा बढ़ा गया, इसी से अष्टाध्यायी नाम का आचार्य महर्षि पाणिनि गुरुदेव ने लिखा, पूरा सूत्र लिखा और बताते हैं ईचो यशानाम तालु, तो तालव्य सा बताया है, इसको कहा गया है ईचो यशानाम तालु, ये आपका तालव्य सा है। ईचो यशानाम तालु रेटो रसाणाम मूर्धा, ये आपका मूर्धन्य वर्ण है प्यारे, क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। और लित लशानाम दंतः सूत्र से ये आपका दंत सा हो जाएगा। देवनागरी लिपि में ये तीनों सा इस प्रकार से उच्चरित होते हैं, इन जगहों के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। तो जब अब मान लीजिए इसको आधा लिखना है तो क्या करिए, क्रिया समझिए, बस ये जितनी खड़ी पाई है सब गायब कर दीजिए। देखिए ये है सा, ये है श और ये है सा, तो अब तीनों का खड़ी पाई गायब करना है। लीजिए सरकार, यहाँ पे गायब कर दिए, यहाँ पे भी गायब कर दिए, यहाँ पे भी गायब कर दिए। आमूमन जब हम लिखते हैं तो हमारे लेखन में जो गलती है वो यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, कि सा के बीच में अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट ना कर पाना केवल ये बताता है कि आपका शब्दों के प्रति जो रुचि है आपने ध्यान कम दिया, इसलिए पीछे रह गए। अब आइए दूसरका सा कौन सा है जी? तो दूसरका मूर्धन्य सा इसी से बनता है। तीसरका कौन सा सा है? तो तीसरका दंत सा यहीं से बनता है। फिर और किस में बदल जाता है? विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। हलंत लगा है रा के साथ, देखिएगा, गौर करिएगा। विसर्ग का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन बड़ा ऊ में हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा प्यारे लाल, और विसर्ग नो चेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा प्यारे? अपरिवर्तित। 9 परिवर्तन कुल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कुल 9 नियम के माध्यम से हमको यह समझना है कि कैसे विसर्ग में परिवर्तन लागू होते हैं, कैसे विसर्ग परिवर्तन हो जाता है। एक एक नियम पर बात करेंगे। विसर्ग का सा में बदलना, विसर्ग का ये आधा लिखा जाएगा तालव्य सा में बदलना, विसर्ग का मूर्धन्य में बदलना, विसर्ग का दंत सा में बदलना, विसर्ग का ओ में, रा में, ई में, ऊ में लोप या अपरिवर्तित होना, नो चेंज होना, और विसर्ग का गायब हो जाना। ये पूरी प्रक्रिया एकदम पेज वाइज चलती रहेगी, आप समझते चलिएगा। सबसे पहला नियम जो आपके सापेक्ष आएगा वो आएगा विसर्ग का राम शा में बदलना, यानी कि विसर्ग किस में बदल जाएगा प्यारे? शा में। आइए एकदम सुंदर राइटिंग में जो है लिख के तैयार करना है पूरा, समझ गया कि नहीं? नोट्स एकदम झक्कास दिखना चाहिए, चमचमाता हुआ। कब विसर्ग सा में बदल जाता है प्यारे? कब बदल जाएगा? ये नियम कब काम करेगा? बहुत गौर से, केवल जितना कहें उतना ही करते चलना है, सब आ जाएगा। अगर विसर्ग के बाद बाबू च, छ या सा में से कुछ भी आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन गुरुजी शा में हो जाता है। सर कैसे याद करेंगे? बुद्धि बहुत कमजोर है, बादाम बहुत खाए बढ़ी नहीं। तो विसर्ग के बाद चम्मच, छाता या सलजम आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन शा में कर देते हैं। अब जरा कुछ मैं सवाल आपके सापेक्ष देता हूं, कुछ सवालों को देखिए। कुछ सवाल मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है, इन सवालों के आधार पर ही आप लोग अपना व्यवस्था आगे बढ़ाते चलिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको सवाल देता चलता हूं, पुनः धन च, जैसे मान लीजिए पुरः धन चरण, जैसे मान लीजिए निह धन चिंत,
बनाते चलना है बहुत तेजी से। मनः धन चिकित्सक, मनः धन चिकित्सक। जैसे निधन छल, जैसे अंतःधन चेतना, ठीक है, ये सब बनाते चलिए। जैसे निधन शुल्क, और दुधन शासन, बनाइए। इतना सवाल बना लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। और बना के देखिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बहुत क्लियर है एकदम मामला, बन पाएगा आराम से एकदम। अब इसे इत्मीनान से आप लोगों ने प्रयास किया, ट्राई किया बनने का, थोड़ा बहुत अभ्यास से इसको बनाने का भी आप लोगों ने ट्राई किया। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे आगे जाएगा मामला। आइए देखिए, हमने कहा कि जब भी परिवर्तन होगा प्यारे तो कहां होगा, विसर्ग में होगा। पहले तो ये देख लीजिए कि परिवर्तन जब भी होगा तो कहां होगा। तो एक चीज पता चल गया कि परिवर्तन जब होगा तो विसर्ग में होगा और कहीं कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। फिर हमने कहा कि नियम देख लीजिए कि अगर विसर्ग के बाद चम्मच, छाता या सलजम आया है तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात और क्लियर किए कि विसर्ग के बाद परिवर्तन तभी होगा जब चम्मच, छाता या सलजम आए। आप हर जगह एक बार नजर दौड़ा के देख लीजिए, या तो सा आया होगा, या तो चा आया है, और या तो छा आया है, या तो सा आया है। इसके अलावा और कुछ आया भी नहीं है, ठीक है। अब आइए एक एक पैटर्न को समझते चलिए। यानी कि हमें इसके बाद इसी विसर्ग में परिवर्तन करना है। तो ये देखिए, पुनश्च, पुनश्च मतलब होता है फिर से, फिर से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, शा में, पुरश्चरण। फिर देखिए, आप लोग इसको बनाने में थोड़ी सी गलती जरूर किए होंगे। जब भी ध्यान रखिए कि किसी भी छोटी की मात्रा के पहले अगर कोई आधा वर्ण आया हुआ है तो वह जो आधा वर्ण है वह छोटी की मात्रा के अंतर्गत ही लिखा जाता है, निश्चिंत लिखा जाएगा प्यारे। इस प्रकार से कुछ निश्चिंत लिख दिया जाएगा। ये क्या बनेगा, मनोचिकित्सक नहीं बनेगा। हमने नियम क्या बताया, विसर्ग के बाद चम्मच, छाता या सलजम आए, चा आया है, मनश्चिकित्सक बनेगा प्यारे। क्या बनेगा, मनश्चिकित्सक। और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए भी दे देगा यही। मैंने आपसे कहा ना कि अब जो हम पढ़ रहे हैं यह केवल एक अध्याय नहीं है, यह अगर सही से सीखा जाए तो जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आप एकदम पत्थर की लकीर साबित कर देंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलें तो व्यवस्था को और आगे लेकर चलिए। जैसे मनश्चिकित्सक कह देगा तो आपको पता है ना कि कैसे टूटा मनाधन चिकित्सक में, कैसे। अब इसका उल्टा भी समझते हैं। देखिए, निश्छल, निश्छल आसानी से बन गया। क्या बन जाएगा, अंतः चेतना। क्या बन जाएगा, देखिए अक्सर हम लोग निःशुल्क ऐसे लिखते हैं, हालांकि लिखने के मामले में चूंकि यह प्रक्रिया चल चुकी है तो सामान्य लेखन में तो चल जाता है, बोलचाल और लेखन में, लेकिन ये गलत है, अशुद्ध है। जब हम शुद्ध की बात करेंगे तो निःशुल्क लिखा जाएगा प्यारे, निःशुल्क लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बन जाएगा, दुष्शासन,
दुशासन, बुरा है जिसका शासन, ठीक है, बुरा है जिसका शासन। अब देखिए, ठीक, हाँ, अच्छा, पुरस्चरण मतलब क्या होता है प्यारे? तो अनुष्ठान होता है। पुनश्चरण का मतलब होता है अनुष्ठान, ठीक है। और निश्चिंत मतलब बिना चिंता के, बिना चिंता फिक्र के, ठीक है। मनश्चिकित्सक, मन का चिकित्सक। निश्चल, बिना छल का। अंतश्चेतना, मन की चेतना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया है मामला। अब देखिए, इसी का अगर उल्टा है ना, ये दुशासन का क्या हो जाएगा? कठिन है जिस पर शासन। इसी पे पूछ लिया था, समास भी पूछ सकता है, यहीं से ये भी समझते चलिए। कठिन है जिस पर शासन, कठिन है जिस पर शासन, कठिन है जिस पर शासन। आप अगर बता पाइए तो इस पर समास कौन सा लागू होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल है मेरा, कौन सा समास इस पर लागू होता है? इट्स रिवर्स, इस नियम का उल्टा, ये नियम नंबर 1 था आप लोगों का। नियम नंबर 1 का उल्टा देखिए जरा सा, नियम नंबर 1 का उल्टा। एक बात बताइए, बहुत बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे। एक बात बताइए, जब हमने आपको पढ़ाया कि विसर्ग के बाद चम्मच, छाता या संयम आ जाने से विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है, तो अगर कहीं पर आधा सा और बाद में चम्मच, छाता या संयम आ जाए तो क्या ये विसर्ग में नहीं बदल सकता क्या? बोलिए, क्लियर है, सहमत है? जैसे मैं आपको अब यहीं पर ऐसे लिख करके दे दिया हूं, निश्चल। हमको क्या है कि मैं कह रहा हूं कि भैया इसका विच्छेद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने देख लिया कि भैया एक जगह पे आधा सा आया है, और मुझे ये देखना था कि यहाँ पर जब हमारा नियम याद रखेंगे तो नियम कहता था कि चम्मच आ जाए, या तो छाता आ जाए, या तो संयम आ जाए। क्या आया है? तो छाता भाई साहब आए हैं, मैं उठाऊंगा, इसको तोड़ दूंगा, निधन छल बना दूंगा। लीजिए भाई साहब, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, हो गया काम खत्म। अब हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को तोड़ सकते हैं। यानी कि जो हमारी प्रक्रिया है संधि को पढ़ने की, वह 3 प्रकार की है। अगर हम संधि पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें पता है कि संधि कौन सी लागू होगी। जैसे स्वर, व्यंजन या विसर्ग लागू कौन सी होगी? स्वर, व्यंजन या विसर्ग कौन सी लागू होगी? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें नियम पता होना चाहिए कि किसके मिलने से क्या बन जाता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि नियम के साथ इसका उल्टा, यानी नियम का उल्टा यानी विच्छेद, नियम का उल्टा मामला पता होना चाहिए, यानी विच्छेद की प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता होगी तो भी काम नहीं चल पाएगा। जैसे इसके रिलेशन में हम एक क्वेश्चन और आपको उतार करके दे देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिए निश्वास या दुश्चरित्र। तोड़िए जरा, 2 सवाल और तोड़िए। तोड़िए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए, तभी मजा आएगा भाई। देखिए, जितना आपकी कनेक्टिविटी होगी, बिल्कुल ये एहसास ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार की कनेक्टिविटी आपके साथ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो शिक्षा व्यवस्था में अभी एक अधूरापन है, एक गैपिंग है, हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि हम उसको तोड़ सकें, उस गैपिंग को खत्म कर सकें। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से लेकर के आपके अंतर्मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे, जो भी बवाल चल रहे होंगे, सबका सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलने वाला है। सारी चीज़ें, पढ़ाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जो मुझे नई तरीके से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा। यूपीएसआई के लिए आपको हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का तो एग्जाम अब सर पे है, तो प्रैक्टिस करिए, बस उनको बैच लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी की बैचेस ले सकते हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बैच ले सकते हैं, स्वागत रहेगा आपका।
अब आइए, जब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निधन श्वास, निधन श्वास। तोड़ दिया। कैसे तोड़ा कि भैया हमको पता था कि जब सा आ जाता है तो उसके बाद चम्मच, छाता या सलजम देख के मामला तोड़ फोड़ दिया जाता है। तोड़ दिए। हमको पता था कि चम्मच, छाता या सलजम, ये देखिए साग चा आ रहा था, तो दुह धन चरित्र हमने तुरंत उठाया और तोड़ दिया, और यहां से हमारा काम हो गया, यानी कि नियम का उल्टा। अब आइए नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 प्यारे, विसर्ग का श में बदलना। विसर्ग का स में बदलना। नियम नंबर 2, विसर्ग का स में बदलना। कैसे विसर्ग स में बदलेगा? अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आ जाए, मेरी बात को समझते चलिएगा बहुत गौर से। नियम नंबर 2 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आ जाए और विसर्ग के बाद प्यारे क, ट, प, फ में से कुछ भी आ जाए। कैसे याद करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं। पहला वाला तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि क्या, चम्मच, छाता या सलजम आ जाए। दूसरा वाला भी याद कर लीजिए, अगर कटप्पा के फूफा आ जाए। क्या? अगर कटप्पा के फूफा आ जाए। क्या है देखिए, फ, कटप्पा के फूफा आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन श में, मूर्धन्य श में कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम से आप अपना काम चला सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नियम है, इससे आपकी पूरी तकलीफ, दुख का हरण हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए और आगे ले चलता हूं आपको मैं। देखिए किस प्रकार का नोट्स आपके सामने तैयार होगा, आप देखते चलिए। ये नियम नंबर 2 था। अब नियम नंबर 2 के संदर्भ में कैसे सवाल आपसे बनेंगे, कैसे सवाल पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो आइए सवाल को देख लीजिए। जैसे निधन कपट, जैसे निधन काम, जैसे चतुर्धन कोण, दुधन कर, दुधन कर्म, है ना। जो जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं सब मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा कर लिया है। धनु धन टंकार, चतुर्धन टीका, दुधन परिणाम, चतुर्धन पदी, निधन फल, चतुर्धन फलक। चलिए इतना बनावा है आप लोग तब तक। भैया इतना बना दें तो काम हो जाए, इतना बना देंगे तो काम हो जाएगा। इसको भना भन बना दीजिए, एकदम सोचिए मत, तुरंत ही बना डालिए बस।
आइए आराम से आप बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा पॉज दिया गया कि आप आसानी से इसको ट्रैक करें और देखें और आप बना भी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमको सबसे पहला काम यही करना था कि देखना था कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आना चाहिए। हर जगह यही दिख रहा है क्या? यस या नो? सर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हर जगह दिखाई पड़ रहा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नियम लागू होगा। बाद में कटप्पा फूफा हर जगह दिख रहे हैं, हमने उठाया यहाँ पर सीधा सीधा विसर्ग को परिवर्तित कर दिया, बना दिया निष्कपट, बिना कपट का। ठीक है, इसमें हमने उठाया बना दिया निष्काम, है ना, निष्काम। ठीक है, चतुष्कोण बना दिया हमने इसमें, चतुष्कोण। फिर हमने उठाया यहाँ पर बना दिया दुष्कर, क्या बना दिया? दुष्कर। क्या बन जाएगा? दुष्कर्म। बुरा है जो कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, कर्मधारय समास लगा हुआ है, पूछा गया है एग्जाम में भी, कर्मधारय समास लगा हुआ है, पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये हो जाएगा धनुष्टंकार। क्या होता है जानते हैं धनुष्टंकार का मतलब? यानी अगर धनुष की प्रत्यंचा को खाली ही खींचकर छोड़ दिया जाए, वाण न लगाया जाए, तो उससे निकलने वाली ध्वनि को धनुष्टंकार कहा जाता है। धनुष की प्रत्यंचा को खाली ही खींचकर छोड़ दिया जाए तो उससे निकलने वाली ध्वनि को, टंकार को धनुष्टंकार कहते हैं। क्या बन जाएगा? चतुष्टीका। चतुष्टीका। क्या बन जाएगा? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम। चतुष्पदी। चतुष्पदी। क्या बन जाएगा? बिना फल का निष्फल। क्या बन जाएगा? चतुष्फलक, चार फलकों वाला चतुष्फलक। तो इस प्रकार से आपको एक चीज ये पता चली, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो ये देखते ही विसर्ग है पकड़ लिया, पहली चीज दिमाग में आएगी, शब्द देखा दिमाग में आया विसर्ग है सर, क्लियर हो गया, क्योंकि आपने बता दिया है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि लागू होती है। एक चीज तो पकड़ लिया। दूसरा हमको ये पकड़ना था कि सर नियम पता होना चाहिए, तो एक नियम हमको श बनाने का पता चला, तालव्य श, चम्मच छाता सलजम आ जाए तालव्य श। दूसरा आपने बता दिया कटप्पा फूफा, तो ये भी पकड़ में आ गया। अगर इसका उल्टा करना पड़े तो नियम नंबर 2 का उल्टा आइए। आइए भैया नियम नंबर 2 का उल्टा कर लीजिए। अब फिर वही नियम लागू होगा ना उल्टा करने में भी, क्योंकि विच्छेद करने दे देगा तो पता नहीं हमारा विच्छेद सही है गलत है यार, हमको क्या पता, तो कैसे पता चलेगा? छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए विसर्ग के पहले और बाद में हमको याद आ रहा है कि हमको कटप्पा के फूफा मिल जाए तो काम हो जाए, तो यह गुरुजी क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है शाह। हमको पता चला कि अगर कहीं सा दिख जाए और बाद में जौन है कटप्पा फूफा दिखाए पड़े कताओ, तब का कई दिन जाए, तब इन्हें उठाए विसर्ग में बदल दिया, चुप्पे चाप इन्हें उठावा विसर्ग में चाप दे, हो काम खत्म। ठीक, बस इतना ही काम कराई क्या है भैया में। अब हम देखा 2-3 सवाल देते ही तुरंत हल कर डावा, बस बात खत्म। जैसे मान लिया हम कहा निष्कर्ष बनाए दे, एक ठे निष्कर्ष है ना, हम कहे इसका विच्छेद कर दीजिए भाई साहब, आपको नियम सियम सब पता चल चुका है। हम कहे सर बहिष्कार है, लीजिए बदल दीजिए, लीजिए आइए बदलिए। सर हमको इतना ज्ञान हो गया है अब बताने के बाद कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, अब हमसे गलती नहीं होगी। तो देखिए क्या बन जाएगा? निधन कर्ष, निष्कर्ष। क्या बन जाएगा? वही धन कार बराबर बहिष्कार। लीजिए क्लियर हो गया मामला। तो यहां से आपका काम हो जाएगा, नियम नंबर 2 का उल्टा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नियम नंबर 2 का उल्टा। अब आ जाइए नियम नंबर 3 क्या कहता है सर? नियम नंबर 3 यानी कि विसर्ग का सा में बदलना।
अब विसर्ग सा में कब बदलेगा प्यारे, कब बदलेगा? तो अगर विसर्ग के बाद कहीं पर भी त या श आ जाए, इसमें दो नियम है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, एक नियम नंबर क पढ़ेंगे और एक नियम नंबर ख पढ़ेंगे। तो ये अभी हम आपको बता रहे हैं नियम नंबर क, दो का क बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दो का क बता रहे हैं। अभी मैं आपको नियम नंबर 2 का क बता रहा हूँ। 3 का क, ये तो नियम नंबर 3 आ गया ना, ये है आपका 3 नंबर। ठीक है, अगर कहीं पर भी ताश के पत्ते आ जाए, याद कैसे करना है, ताश के पत्ते आ जाए तो विसर्ग को किस में बदल दीजिएगा? सा में बदल दीजिएगा, काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इससे संबंधित सवाल देखिए कैसे करेंगे, आइए। बनाते चलिए फटाफट से इसको बनाते चलिए बिना देरी किए हुए। जैसे नमः धन ते, क्या बन जाएगा? दो धन तर। जैसे निह धन तारण, जैसे मनः धन ताप, जैसे सिरह धन त्राण, जैसे निधन स्वार्थ, जैसे निधन सार, जैसे निधन सर्ग। बस इतना बनाइए आप लोग, इसके बाद आपकी प्रक्रिया बदल जाएगी। फिर इसका उल्टा करने चलेंगे हम लोग, और ये का और खा दोनों हमें समझना है, दोनों तैयार करना है। देखिए ये वीडियो आपको आज जो है विसर्ग संधि पर मिलेगी, फिर ऐसे ही एक व्यंजन संधि पर, ऐसे ही एक वीडियो पूरी स्वर संधि पर। क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान डिटेलिंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, इसलिए समय लगेगा। 2-2, 2.5 घंटे की एक वीडियो मिलेगी, उसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा पूरा। ठीक है, उसी से आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। आप यूपीएसआई के लिए एकदम कमर कस लीजिए। आपका भाई विवेक पांडे आपके साथ है। लगातार पिछले वैकेंसीज से लेके अब तक यूपीएसआई, यूपीपी लगातार आप लोग मुझे देख रहे हैं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको किसी की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन उठाने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। आई गारंटेड कि आप एक एक सवाल आसानी से लगा लेंगे। आप खुद कमेंट करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर दीजिएगा पढ़ने के बाद। आइए देखिए, हमको पता चला कि विसर्ग के बाद त या सा आ जाए, ताश के पत्ते आ जाएं, उठाइए, क्या बन जाएगा? दुस्तर। क्या बन जाएगा? दुस्तर। क्या बन जाएगा? नमस्ते। ठीक है, क्या बन जाएगा? निस्तारण। निस्तारण। क्या बन जाएगा? मनस्ताप, मन का ताप। क्या बन जाएगा? शिरस्त्राण। क्या बन जाएगा? शिरस्त्राण। शिरस्त्राण मतलब जानते हैं क्या होता है? शिरस्त्राण यानी सिर की रक्षा करने वाला। जी हाँ, सिर की रक्षा करने वाला, अर्थात हेलमेट। हेलमेट को शिरस्त्राण कहते हैं। क्या बन जाएगा? निस्वार्थ। सोच के देखिए कि आप निस्वार्थ आज तक गलत लिखते थे। कैसे लिखते थे? निस्वार्थ पूर्णतः गलत है, सवाल ही नहीं पैदा होता इस प्रकार निस्वार्थ लिखने का। क्या बन जाएगा? निस्सार। क्या बन जाएगा? निस्सर्ग। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा प्रक्रिया, जो कि विसर्ग को स बनाने में मदद करते हैं। आप जरा देखिए, जब विसर्ग के स बनने की बात आई तो इसका उल्टा भी तो होगा सर, इसका उल्टा भी तो होता होगा। क्यों भाई? तभी ना, इसका उल्टा नहीं होगा क्या? अच्छा, इसका उल्टा भी तो होता होगा। बिल्कुल सर, जब 3 का उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? 3 का उल्टा।
इट्स रिवर्स। कुछ नहीं करना है सर हमको, अभी तो आपने बताया कि अगर कहीं पर भी विसर्ग के बाद ताश के पत्ते आ जाए, ता या सा आ जाए, तो विसर्ग को उठा करके हम लोग सा में बदल देते हैं। लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि कहीं पर भी सा आ जाए तो उसके बाद भी तो ताश के पत्ते आ सकते हैं, कौन रोक लेगा इन पत्तों को आने से, हम विसर्ग बना लेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे निस्तेज, जैसे निःसंकोच, बना दीजिए। तो जब हम इसका उल्टा बना रहे होंगे तो हमने देखा कि आधा सा आया, आधा सा आया, बाद में ता आया है, यहाँ पर सा आया है। उठाइए, क्या बन जाएगा, निधन तेज, निस्तेज हो जाएगा। निधन संकोच, निःसंकोच हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रक्रम जो आप समझते चले जा रहे हैं। देखिए संधि को अगर आप किसी पुस्तक से पढ़ेंगे तो क्या है कि पुस्तक केवल आपको इतना ज्ञान दे सकती है कि बहुत सारे शब्दों का एक भंडारण मिल जाए। जैसे मैं जो उदाहरण करवा रहा हूं ये छटे हुए उदाहरण हैं। आप यूपीएसआई का पेपर उठा के देखिएगा ना, जब आप मेरे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी कि हाँ यार ये तो सर ने ठीक बोला था, कि पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज हमको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये सच है, ये सच हो रहा है। तो आपको ये करने का रहेगा कि हाँ भाई ठीक है। अच्छा, आप किताब पे जाकर के इसी नियम के आधार पर देखिए, किताब से मेरे नियम को मैच मत कराइएगा, थोड़ा सा अलग मिल सकता है हमारा नियम और किताब का नियम, इसलिए मैच मत कराइएगा। कराएंगे अभी तो आप परेशान होंगे और कुछ नहीं है। नियम मेरा ले लीजिए, सवाल आप किताब का उठा के सारा लगा जाएंगे, इसकी गारंटी है। आप लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लग रही थी आपको, है ना। ठीक है, नियम नंबर 3 का ख आ जाइए। अब 3 का ख, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहां से खूब प्रश्न आते हैं। चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्या है सर, अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ या आ जाए और विसर्ग के बाद कर, कार, कर्ता, कृत, पति, पर, वर, ये सब शब्द आ जाएं। क्या पढ़ा आप लोगों ने संधि में, यहां पर वर्णों का जो है मेल होता है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के संयोग से उत्पन्न वर्ण विकार को, उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। परंतु इसी के अंतर्गत यह भी शामिल है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तब हम विसर्ग को उठा करके क्या कर देते हैं, सा कर देते हैं। ये नियम ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। इस नियम को मैं ऐसे ही नहीं कह दे रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है कि मनगढ़ंत कह दिए तो कह दिए ना, यह है, यह परीक्षा में दिखेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए करिए। बनाइए। ठीक है, पराधन पर, चलिए इतने शब्दों को आप बना लीजिए।
ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा नमस्कृत। क्या बन जाएगा, नमस्कृत। क्या बन जाएगा, पुरस्कर्ता। ये क्या बन जाएगा सर, तो श्रेयस्कर। क्या बन जाएगा, श्रेयस्कर। क्या बन जाएगा, पुरस्कार बन जाएगा, पुरस्कार। क्या बन जाएगा, भास्वर। भास्वर मतलब भी सूर्य होता है। और भास्कर, अक्सर हम लिखने में भी ये गलतियां करते हैं कि भास्कर ठीक ठीक ना लिख पाए, भास्वर ठीक ठीक ना लिख पाए, श्रेयस्कर ठीक ठीक ना लिख पाए। ये न केवल आपको संधि समझने में मदद कर रहा है, अपितु इसलिए भी तैयार कर रहा है कि आप शुद्ध लेखन में भी उतरें। बस 2-3 बार के अभ्यास से ये सारी चीजें आप क्लियर कर ले जाएंगे। वाचस्पति, वाचस्पति में समास तक पूछा जाता है कि कौन सा समास लगा हुआ है। वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास लगा हुआ है प्यारे, ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास अगर समास पूछ ले तो पूछा जाता है। अगर अलुक विकल्प में नहीं है तो बहुव्रीहि लगा देंगे उत्तर में। क्या बन जाएगा, परस्पर। क्या बन जाएगा, पुरस्कर्ता, पुरस्कर्ता। तो इस प्रकार से ये इसका उल्टा की जरूरत नहीं पड़ती, इसके उल्टे की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, गॉट इट। इसके उल्टे की जरूरत नहीं है। अब आइए और आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम है हमारा कि विसर्ग को हम रा में कैसे बदलेंगे। विसर्ग को रा में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है विसर्ग को रा में बदलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 4, विसर्ग को रा में बदलना। ठीक है, विसर्ग को रा में बदलना। अच्छा, विसर्ग को रा में कैसे बदलेंगे, इसके लिए कौन कौन से नियम काम करेंगे। तो आ जाइए, विसर्ग को रा में बदलना क्या क्या है, विसर्ग को रा में बदलने के लिए क्या नियम काम करेंगे। तो विसर्ग को रा में बदलने के लिए अगर विसर्ग के पहले कहीं पर भी छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले कहीं भी छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आ जाए और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या व ल या स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, 11 स्वर होते हैं हमारे, 11 में से कोई भी स्वर आ जाए, तो हम लोग विसर्ग को रा में बदल देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, न केवल संधि के लिए अपितु संधि के साथ साथ यह आपको शुद्ध लिखने में भी काफी मदद करेगा। पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो अभी हमारे सापेक्ष ये मसला आया है 3, 4, 5, ये क्या है। ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है। जैसे मान लीजिए ये क, ख, ग, घ, अंग, फिर उसके बाद यहाँ से च, छ, ज, झ, इय, वैसे ही ट, ठ,
ढ ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक वर्गाकार आकृति बना रहा है। इसी को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। गौर से समझिए, इसी को हम स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन की संज्ञा देते हैं। ये या तो स्पर्श व्यंजन कहलाता है या तो वर्गीय व्यंजन कहलाता है। ये रहा आपका एक वर्ग, 2 3 4 और 5। देखिए, एक वर्ग का रूप भी इसने धारण किया हुआ है। देखिए, एक तरफ इधर आपका ये जो है क्या आया हुआ है, ये आपका क वर्ग है, ये च है, ये ट है, ये त है, ये प है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी अगर कहीं 3 लिखा हुआ है तो 3 का मतलब है कि ग ज ड द ब इनमें से कुछ आ जाए, या फिर घ झ ढ ध या भ में से कुछ आ जाए, या फिर अंग य ळ न म में से कुछ आ जाए। देखिए, अंगा बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक है, लिखिए। अभी मैं वर्णमाला भी एक चैप्टर आगे ले लूँगा, ऐसे ही कुछ चैप्टर्स में ले लूँगा यूट्यूब पर भी, ताकि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे भाई बहन बैच नहीं खरीद सकते, हालांकि बैच हमारी बहुत रिलायबल है, बहुत कम शुल्क में उपलब्ध है, रिकॉर्डेड बैच रहेगी। आप लोगों को बीच बीच में मैं लाइव आता रहूँगा, जूम के माध्यम से जुड़ करके आप सभी से बातचीत करता रहूँगा। ठीक है, बहुत कम खर्च में उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर दिया है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं बैच के संबंध में। अब देखिए क्या कह रहा है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई। यह तो क्लियर है, वह भी क्लियर है, ला भी क्लियर है। स्वर 11 होते हैं, 11 आएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसको याद करना चाहें, याद ना कर पा रहे हो वर्ग को, तो वर्ग याद करने की जो सबसे प्यारी ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई हमने, कचोटता प्यार। कचोटता प्यार। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा का वर्ग, ये आपका हो जाएगा चा वर्ग, ये आपका हो जाएगा टा वर्ग, ये आपका हो जाएगा ता वर्ग, ये आपका हो जाएगा पा वर्ग। ये देखिए, इससे आपको वर्णमाला लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी और वर्ग भी याद रहेंगे। कचोटता प्यार पूरा पूरा। ठीक है, आइए अब देखिए थोड़ा सा इधर, तो ये सब आ जाए। नियम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नियम है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरा सा सॉल्व करके देखिए, तब आपका काम हो जाएगा। जैसे आइए क्वेश्चन देखिए, बनाते चलिए। निधन जन दुधन गति, दूधन घटना, निधन धन, धनु धन धर, निधन मोह, दूधन योग, निधन लिप्त, बनाइए। निधन लिप्त बनाते चलिए, उतना पीछे से। यजुधन वेद, निधन वाक,
निधनवात। निधन अभिमान। दुहधन अवस्था। निधन अपराध। दुहधन उपयोग। इतना बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और भी कुछ शब्द हैं इससे संबंधित, उन पर भी बातचीत कर लेंगे। अब देखिए, एक एक चीज पर फोकस करना है, आसानी से एकदम आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए हमने जब र बनाने के लिए कहा तो अब विसर्ग को आप जब र बनाएंगे तो र में हलंत लगा हुआ था, ये र आधा हलंत वाला लगाएंगे कहाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है लग पाना सर, ये तो संभव ही नहीं है। तो अब ये कैसे लगेगा, तो ये आपका बन जाएगा निर्जन, ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा। वो ये विसर्ग के ठीक बाद वाले पर उड़ंकु र बन जाता है। और यही चीज़ मैंने आपको एक ट्रिकली समझाया कि जब विसर्ग के बाद र लगता है, यानी र का जहाँ उच्चारण होता है उसके तुरंत बाद, और र कहाँ कहाँ लगेगा, ये व्यवस्था जानने के लिए विसर्ग का र में परिवर्तन का जो नियम है वो आपकी मदद करेगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, दुर्गति। ये क्या बन जाएगा, दुर्घटना। ये क्या बन जाएगा, निर्धन। ये क्या बन जाएगा, धनुर्धर। ये क्या बन जाएगा, तो निर्मोह। निर्मोह। ये बन जाएगा आपका दुर्योग। दुर्योग। ये क्या बन जाएगा, निर्लिप्त। निर्लिप्त। अच्छा ठीक, ये भी देख लीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। ये आपका क्या बन जाएगा, निर्वाक। ये क्या बन जाएगा, निर्वात। ये सर देखिए यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जब स्वर आएगा तो ये बनाने में आप सब लोग, मैं कह सकता हूँ कि गलती किए होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या बनाया होगा, यहाँ आपने बनाया होगा निराभिमान, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये शब्द है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम लोगों ने इसे इस दुनिया में इतना महान बना दिया है कि ये बनता चला जा रहा है ना सर। देखिए हमको पता है कि यहाँ पर आएगा र, और र के बाद आया है अ, तो ये बन जाएगा पूरा र, और ये बनाएंगे निर्भिमान। क्या बन जाएगा, निराभिमान बन जाएगा। ये देखिए सर क्या बन जाएगा, दुर्वस्था बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुर्वस्था बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, निरपराध बन जाएगा। निरपराध। नहीं समझ में आया, देखिए विसर्ग का परिवर्तन आधे रा में हमने कर दिया, यस या नो बोलिए। बाद में आ आया है तो हमने अ लगा दिया, यस या नो बोलिए, पूरा र बन गया। लीजिए निरपराध। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, र बना दिया, बाद में आ है पूरा आ बना देंगे। ऐसे ही देखिए इस वाले को हमने आधा र बना दिया, बाद में ऊ है तो रू। अच्छा र के साथ जब ये मात्राएं लगती हैं तो एक प्रक्रिया समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ज़रा समझते चलिए।
जब र के साथ छोटा ऊ लगता है तो ये कुछ इस प्रकार लग जाता है। जब इसी र के साथ बड़ा ऊ लगता है तो ये कुछ इस प्रकार लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। जब मैं आपको वर्णमाला में 12 खड़ी पढ़ाऊंगा तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है प्यारे, तो इस प्रकार से आपने इसका भी निर्माण कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे भाई, है ना। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद और क्या करेंगे। अभी हमने 4 नियम पढ़ लिए। एक विसर्ग का सा में परिवर्तन तालव्य सा में, दूसरा हमने मूर्धन्य सा में, तीसरा दंत सा में, चौथा हमने आपको सा का ही 2 नियम पढ़ाया, करकार कर्ता पति परवर कृत वाला, और चौथा नियम हम लोगों ने पढ़ा विसर्ग का रा में परिवर्तन। अब हम आ जाएंगे 5वें नियम की ओर। 5वां नियम क्या कहता है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में बदलना। आइए, तो विसर्ग का 5वां नियम कहता है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक, अब विसर्ग ओ में कब बदलेगा सर, कब बदलेगा। तो यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, 1 मिनट, पीछे वाले नियम में मैंने आपको क्या बताया था, ओह हाँ, ई या ऊ की मात्रा आ जाए, ठीक बताया था। चलिए अब इधर आ जाइए आगे वाले में, ओ में कब बदलेगा, तो अगर विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग के पहले आ जाए, और बाद में प्यारे वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां या फिर या रा वा ज्ञा हा, या रा वा ज्ञा या हा में से या फिर आ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग को ओ में बदल देते हैं। बहुत आसान है, इत्मीनान से आप कर ले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप अगर कुछ सवाल देखना चाहें तो देख लीजिए, जैसे अधः धन गति, पयः धन द, यशः धन द, सरः धन ज, मनः धन ज, मनः धन भाव, पुरः धन धा, जैसे पयः धन धी, जैसे गिरह सिरह धन मणि, जैसे शिरः धन रेखा,
जैसे मनः धन योग, जैसे वयः धन वृद्ध, जैसे मनः धन विकार, जैसे, बस चलिए इतना बनाइए, 1 मिनट का समय लेके इतना पूरा बना डालिए। आइए देखिए कैसे चलेगा सर ये। तो ये अब बनेगा कैसे, हमने नियम पढ़ लिया कि सर विसर्ग के पहले अगर आया हो, हर जगह आया हुआ है, कहीं भी हलंत नहीं, आया मतलब स्वर सम्मिलित है, सब में स्वर सब में सम्मिलित है, और वह स्वर कौन सा है, तो अ है ना। तो स्वर सम्मिलित है और अ है, तो ये बन जाएगा अधोगति, अधोगति। ये बन जाएगा पयोद, ये बन जाएगा यशोद, और ये बन जाएगा सरोज, ये बन जाएगा मनोज, फिर मनोभाव, मनोभाव, फिर पुरोधा, पुरोधा, फिर पयोधि, फिर शिरोमणि, शिरोरेखा। आप समझते हैं शिरोरेखा क्या होती है? तो जो हमने शब्द लिखा उसके ऊपर जो लाइन खींच देते हैं सीधी, वही है शिरोरेखा। ठीक है, क्या बन जाएगा? मनोयोग, मनोयोग, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, फिर क्या बन जाएगा? मनोविकार। करेक्ट। तो इस प्रकार से आपने आसानी से इसे बना लिया। अब देखिए, जैसे 1-2 सवाल इसी के और हैं, जैसे मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनः धन ज्ञा, एक आपके यूपीएसआई में पूछा हुआ है, मनः धन ज्ञा क्या बनेगा? एक पूछा हुआ है पुरः धन हित, क्या बनेगा? पुरः धन हित का क्या बनेगा? मनः धन हर का क्या बनेगा? है ना, ये पूछे हुए सवाल हैं आपकी परीक्षा में। अब जैसे इसको हमने बनाने के लिए प्रयत्न किया, तो हमने बना दिया मनोज्ञ, मन का ज्ञाता है जो, क्योंकि हमको नियम पता था कि विसर्ग के पहले आ जाए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का या र व ज्ञ ह या आ जाए, तो ऐसा हो जाता है। ये क्या बन जाएगा आपका? पुरोहित। ये क्या बन जाएगा आपका? मनोहर। करेक्ट। तो इस प्रकार से आपने विसर्ग से ओ में परिवर्तन का नियम सीख लिया। अब आपके सामने जो सबसे बड़ा डाउट है, जो आपने देखा कि अभी तक नहीं मिला आपको, वो है अ। ये आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। तो देखिए, जैसे एक सवाल आपके सामने है, यशः धन अभिलाषी, यशः धन अभिलाषी। करेक्ट। जैसे आपके सामने है
मनः धन अनुकूल। क्या? मनः धन अनुकूल। क्या करेंगे इसका? मनः धन अनुकूल से कैसे बनाएंगे? अब इसके सामने देखिए, अभी आपके सामने जितने भी सवाल आए हैं उसमें बाद में स्वर नहीं आया। अब जब आप इसे बनाने चलेंगे तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे? इसको बना देंगे यशो अभिलाषी, उठेंगे और यही बना करके बैठ जाएंगे। कितने लोग आप लोग सहमत हैं कि यही बनना चाहिए? आप लोग यही बना भी लिए होंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग बना लेंगे मनो अनुकूल। अरे भैया जरा सोचिए तो सही कि नियम की प्रक्रिया में ये चीज आई कैसे? गलत है। सही क्या होगा? तो यहाँ पर जब कभी भी, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि स्वर बनेगा ओ और फिर आ गया अ, यहाँ पर ओ बनेगा फिर आ गया अ, तो इसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। इस चिन्ह को हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपको यशोभिलाषी। क्या बन जाएगा? यशोभिलाषी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहते हैं, दिखने में प्लुत स्वर जैसा दिखाई पड़ता है। इधर आ जाइए, क्या बन जाएगा? मनोनुकूल। इस प्रकार से ये देखिए मनोनुकूल ऐसे बन जाएगा। और आप में से कितने लोग ये बात जानते थे कि इसे इस प्रकार से बनाया जा सकता है? प्लीज बताइएगा, ठीक है? जरूर बताइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, कुछ शब्द और हैं जो इस नियम के अनुरूप ही बनते हैं, परंतु इस नियम के अनुरूप बनने में वह इस नियम का पालन नहीं करते हैं। बनते हैं, इस नियम से बनते हैं, परंतु पालन नहीं करते इस नियम का वो। इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे बनाइए जरा सा तो। देखिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो आप चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट दे रहे हो, चाहे तो आप यूपीएसआई दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी दे रहे हो, ये सब के सब नियम के अनुरूप नहीं बनते। इन सबको आपको बताना है कि ये बनेंगे क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्द को लेकर के थोड़ा सा एक गंभीर विवाद है, उस विवाद को समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शब्द दो प्रकार से ठीक ठीक माना जाता है। एक आपने लिख दिया ऐसे कि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है, एक आपने लिख दिया ऐसे कि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है। अब दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला सही है? अंतर्राष्ट्रीय। भैया जी देखिए, सही तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर विवाद कुछ अलग प्रकार का है। क्या विवाद है सर? क्या विवाद है सर? सही दोनों कैसे है? देखिए, वास्तव में इन दोनों के पीछे का ये मतलब होता है कि एक ही राष्ट्र के भीतर, क्या एक ही राष्ट्र के भीतर, इसका अर्थ होता है एक ही राष्ट्र के भीतर, एक ही राष्ट्र के भीतर, और इसका अर्थ होता है दो राष्ट्रों के मध्य या बीच में। समझ गए? शुद्ध दोनों है।
अशुद्ध नहीं है, परंतु जब परीक्षा में आए तो यह शुद्ध माना जाएगा। इसका विखंडन अंतःधन राष्ट्रीय के तौर पर किया जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। और ये क्या बन जाएगा, पुनर्निर्माण, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा प्यारे, पुनर्जन्म, इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पुनर्निर्धारण, ऐसे कुछ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पुनरपि बन जाएगा, क्योंकि स्वर आ गया ना, मिल गया इसके साथ। ये क्या बन जाएगा प्यारे, पुनर्बलन, ये आपका पुनर्बलन हो गया। ये आपका बन जाएगा अंतर्मन, अंतर्मन। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तो सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अंत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैंने ये सारे नियम जिस प्रकार से समझाए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रकार से इसके पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप वैसे तो खुद से हैंड रिटन लिखते तो बहुत अच्छा होता, जो लोग लिखे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, आपको मेरा हैंड रिटन मिल जाएगा। पेट वाले तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, से केवल एक बार अभ्यास करेंगे और जाएंगे एग्जाम देंगे। ठीक है, बिल्कुल समय नाश नहीं करना है उनको। अब देखिए, विसर्ग का ई में बदलना, नियम नंबर 6 क्या कहता है, विसर्ग का ई में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का ई में परिवर्तन कब हो जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। शुद्ध अशुद्ध लेखन में भी काम आता है, और आपके एग्जाम में तो काम आता ही आता है। देखिए प्यारे, अगर कहीं विसर्ग के पहले नी आया हो, नी, और उसके बाद में र से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, र से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, र से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, बड़ी नी में बदल जाएगा प्यारे। और इसके संबंध में यानी कि नी में बदल जाएगा। अब देखिए सवाल, देखिए इसके लिए क्या आया हुआ है, निह धन रव, ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। निह धन रस आपके एग्जाम में आ चुका है। निधन रोग सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, हर जगह आज भी गलत लिखा हुआ मिलता है। बहुत महनीय ग्रंथों में, महनीय पुस्तकों में भी यह गलत लिखा हुआ आज भी मिल जाता है। कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, क्या हो जाएगा सर, बाद में र से शुरू हो रहा है, र से शुरू हो रहा है, र से शुरू हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, नी रव, नी रव। क्या बन जाएगा, नी रस। क्या बन जाएगा, नी रोगा। चलिए, क्लियर। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। लिखने में भी अक्सर हम लोग गलती करते हैं, निरोग लिख नहीं पाते हैं। अच्छा देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया हिंदी पढ़ा रहे हैं सर, एकदम बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ावत है, कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एकदम कोने कोने तक पहुँचाइए। आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए, लोगों तक शेयर करिए, बताइए कि प्रेप साथी भी एक जो है आपका परिवार है, और उन्हें बताइए कि विवेक पांडे सर से आप लोग पढ़ चुके हैं, उन्हें बताइए और वहाँ तक इस कक्षा को पहुंचाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है दोस्त। आप अगर पहुंचाएंगे तो मैं आपको जो भी मां सरस्वती द्वारा प्रदत्त मुझे ज्ञान है, जो उनकी कृपा मुझे प्राप्त है, वह सब आप तक पहुंचाने के लिए मैं एकदम तटस्थ रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आइए और आगे चलते हैं दोस्त, अगला नियम देख लीजिएगा। हाँ, अगला नियम देख लीजिए, जैसे विसर्ग को ऊ में बदलना। क्या है, 7 नंबर नियम, 9 नियम थे ना, विसर्ग को ऊ में बदलना। अब ऊ में कैसे बदलेगा, आइए देखिए।
विसर्ग ऊ में कैसे बदलेगा? विसर्ग कैसे ऊ में बदलता है? तो देखिए बड़ा सीधा नियम है, जैसे वहां पर अभी हमने देखा, यहां पर दु आ जाए और बाद में र से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आ जाए, कोई शब्द आ जाए, तो क्या कर देते हैं कि इसको हम बड़ा ऊ यानी कि दू में बदल देते हैं। यहां पर भी 2 ही 3 शब्द हैं, ज्यादा नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे। जैसे जैसे नियम बढ़ता जाता है ना, शब्द कम होते जाते हैं। जैसे दुहधन राज बना दीजिए, एक ऐसे ही है, किसी का विवाद भी है, सुधन राज भी ऐसे ही बनता है, इसी के संबंध में इसका भी निर्माण है। ऐसे ही दुहधन योग से रोग से देख लीजिए निर्माण प्रक्रिया को, जरा सा समझ लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये कैसे बनता है, तो ये भी देख लीजिए सर कैसे बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा दुराज, फिर क्या बन जाएगा सुराज, फिर क्या बन जाएगा दुरोग, ऐसे। ठीक है, ये 3 थे आपके, क्लियर हो गए। यानी दुर उपसर्ग लगा हुआ है इन सब में। यहां पर भी पूछ ले कौन सा उपसर्ग लगा है तो दुर लगा हुआ है, कौन सा लगा है तो सु उपसर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी पूछ ले दुर लगा हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, क्या है पूछेगा तो क्या बताओगे इसमें आप लोग? तो बुरा है जो शासन, क्या बुरा है जो शासन, कर्मधारय समास। बुरा है जो शासन, बुरा है जो रोग नहीं, रोग तो सारे ही अच्छे होते हैं, दुरुपसर्ग लगा। कठिन है जो रोग, कठिन है जो रोग, रोग तो सारे ही बुरे होते हैं ना, ऐसा तो कोई रोग होता नहीं जो लग जाए तो बड़ा मजा आया, हा हा ये रोग लग गया है सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। 8 नंबर लोप होना, विसर्ग का लोप होना, लोप होना। कैसे लोप हो जाएगा सर, कैसे पता करेंगे कि विसर्ग का लोप हुआ है? तो देखिए जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, क्योंकि कई बार लिखने में शब्द शुद्धि का भी काम ये सारे नियम करेंगे। मैं शुरू से आपको ये चीज़ बताता चल रहा हूं कि भैया जितने भी नियम आप पढ़ रहे हैं ये शब्द शुद्धि में भी काम आते हैं। अगर विसर्ग के पहले आ जाए, अगर विसर्ग के पहले आ जाए और विसर्ग के बाद आ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, इसको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ये मान के चलिए कि अगर इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आ गया है तो विसर्ग का लोप होना तय है। तब क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। सर कैसे? जैसे अतः धन एव, जैसे यशः धन इच्छा, चलिए बन जाएगा ये भी, ठीक है। कैसे बनेगा? अतएव यश इच्छा, यहीं से अगर मैं क्या कर दूं, अगर इसका विसर्ग हटा दूं, यश धन इच्छा कर दूं, तो ये जब सा टूटेगा तो आधा सा और आ में टूटेगा और बाद में ई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो क्या बन जाएगा जब टूटेगा तो, ठीक है। आइए 9वां नियम हम लोग विसर्ग संधि का देखते हैं कि विसर्ग का अपरिवर्तित रहना, नो चेंज, अपरिवर्तित रहना।
विसर्ग कब अपरिवर्तित रहता है, कब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब विसर्ग नो चेंज के फॉर्मेट में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए ठीक, कब विसर्ग का अपरिवर्तन होगा, कब विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो सर अगर विसर्ग के पहले कहीं पर भी आ जाए और बाद में का या प से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, क्या क या प से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आ जाए, कोई शब्द आ जाए, लेकिन क या प के बाद र ना आए, तो नो चेंज, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सवाल देखिए, जैसे प्रातः धन काल, जैसे मनः धन कामना, जैसे अधः धन पतन, जैसे पयः धन पान, बताइए। आओ भैया, बड़ा सीधा सा काम है। देखिए क्या बन जाएगा, आपने देखा क या प आए, लेकिन क या प के बाद र ना आए, नियम काम करेगा। क्या बन जाएगा, प्रातः काल। क्या बन जाएगा, प्रातः काल। क्या बन जाएगा, मनः कामना। क्या बन जाएगा, अधः पतन। क्या बन जाएगा, पयः पान। ये रहा पूरा का पूरा सिनेरियो, जहां पर मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट विसर्ग संधि पढ़ा दिया है। इसका अगला खंड, अगला भाग आपको मिलेगा पार्ट 2, जिसमें कंप्लीट व्यंजन संधि होगी। उसका अगला भाग आपको मिलेगा पार्ट 3, जिसमें कंप्लीट स्वर संधि होगी। 2-2 घंटे की सारी वीडियोस होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं की गई है, पर्याप्त आपको पढ़ाया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। संधि का क्वेश्चन जाकर के उठाइए और लगा लीजिए। प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़िए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा। अपने 2 शब्द जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।